सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य और रणनीतिक कुशलता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व उपसेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साहा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवन लाल। नमस्कार। हमारी आज की चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। आज के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा। जनरल साहा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनरल साहा, शुरुआत करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से। ये हमेशा माना गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में प्रोबेबली श्रेष्ठ दर्जे की फाइटिंग फोर्स मानी जाती है, पर आजकल युद्ध के तरीके और तकनीक दोनों बदल गए हैं, तो क्या हम अब भी इस दर्जे में माने जाते हैं? ये न्यू जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में भी दरअसल हम बिल्कुल सबसे आला दर्जा के माने जाएंगे। क्यों? इस तरह के काउंटर टेररिज्म के सिनारियों में जितना हमारी सेनाओं का जो अनुभव है वो बहुत कम में है। क्यों? 1956 से लेकर के पहले नॉर्थ ईस्ट में जो चलती रही हमारी छोटी छोटी काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस, फिर उसके बाद पंजाब का जो चला मुद्दा काउंटर टेररिज्म का, फिर जम्मू एंड कश्मीर का, तो एक फॉरएवर इन ऑपरेशंस वाला सिचुएशन चला। बीच में श्रीलंका वाला ऑपरेशन का भी समय आया था 87 से 89 का। तो एक किस्म से ये जो ऑपरेशन का अनुभव है उसके ऊपर एवोल्यूशन है, ये तो साथ साथ चलता रहा। प्लस अभी टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन के कारण से ये ऑपरेशन को किस प्रकार से हमें कंडक्ट करना पड़ता है उसमें काफी तेजी से तब्दील हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? किसी भी टेररिस्ट ग्रुप्स को ये टेक्नोलॉजीज जो कमर्शियली अवेलेबल है वो बड़ी आसानी से लेकर को अपने टैक्टिक्स में जोड़ लेते हैं, तो उसको काउंटर करते रहना या उनसे आगे रहना वो तो खैर है ही है। और यहाँ तो एक बड़ा गजब का सिचुएशन है जहाँ एक पूरा देश पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उनकी डॉक्ट्रिन में ही है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेकर के वो जोड़ता है बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर तक। वो सोचता है ये सब मिला करके हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और तो जब आप ऐसे सिनारियों से डील करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की लड़ाई में माहिर होना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। उसका आप एक प्रदर्शन देख चुके हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में। इसी प्रदर्शन की बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। सो जब ये बहुत जगह चर्चा हो रही है, मूल पे आते हैं कि हमने बिना कोलैटरल डैमेज के या टेररिस्ट कैंप्स के रूट पे हमने वार किया और सक्सेस पाया, तो दुनिया भर में इसको कैसे देखा जा रहा है? ये जो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है भावलपुर, जिसको टारगेट किया गया था 7 तारीख के सुबह, ये वही हेडक्वार्टर है जहां से हमारे पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक आया था। ये वही हेडक्वार्टर्स है जहां से हमारा पुलवामा में जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी थी, ये वही हेडक्वार्टर से ये अटैक हुआ था। जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर्स है जहां से डैनियल पर्ल जो जर्नलिस्ट है, उसको जो बीहेड किया गया था, जो उसके ऊपर जो हमला हुआ था, वो पूरा वहीं से हुआ था। जो दूसरा हेडक्वार्टर्स लश्कर तैयबा का मुरीद के में, लाहौर से बड़ी मुश्किल से 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ में, जो मुरीद के में जो बड़ा एरिया जो दे रखा है पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को अपना हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए, ये वही हेडक्वार्टर्स है जहां से हमारा मुंबई अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय लोगों की जानें तो गई थी, उसमें कितने अलग अलग देश के लोगों की भी जाने गई थी। तो ये सारा इंटरनेशनल टेरर का जो हब पाकिस्तान में है, भावलपुर, मुरीद के, प्लस तीसरा टारगेट जो हमने अटैक किया था मुजफ्फराबाद, वो एक बहुत बड़ा बेस है जहां से सारे टेररिस्ट अपने जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। सियालकोट, जहां वो एक और मेजर एक हब सा है, एक किस्म से मेजर फैसिलिटी है, ट्रांजिट फैसिलिटी टाइप, जहां से जम्मू साइड में भी टेररिस्ट आते हैं और अपना कश्मीर साइड में भी आते हैं। तो ये चुन चुन करके इंडिया ने बिल्कुल प्रिसाइज टारगेटिंग की इन सबको। तो ये देख करके तो हमारे देशवासी
तो है ही है, प्लस विदेश में भी सब देख रहे हैं और अभी धीरे धीरे करके एनालिस्ट जो है लिख रहे हैं, वही एनालिस्ट जो शुरू में लिख रहे, जिनको कोई आशंका थी कि इंडिया ने क्या अचीव किया, आज आप उन्हीं की राइटिंग्स पढ़िए, सबके सब कह रहे हैं कि दिस वाज अ ग्रैंड सक्सेस। जो सैटेलाइट इमेजेस निकली हैं डैमेजेस की, एकदम प्रिसाइज हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट टारगेट्स। सवाल नहीं कि कोई कोलैटरल डैमेज, बाहर कोई डैमेज हुआ, जैसे भावलपुर का जो सेमिनरी वाला जो बिल्डिंग है, अगर आप उसके 3 मंजिले बिल्डिंग के अंदर किस तरह से अटैक गई है, बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब एक उसका कुछ स्ट्रैपनल या कुछ चीज बाहर सड़क पे कुछ नहीं आया है। आपने जैश ए मोहम्मद की बात की। इनफैक्ट इस प्रिसाइज अटैक और ये सारे टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज में हैं, उन्होंने भी इस चीज पे बात करी। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। हम टेरर फंडिंग की बात करते हैं। एक तो ये, एक और रक्षा मंत्री ने कॉल आउट किया है इंटरनेशनल एजेंसीज को, जैसे IMF है, कि जो फंडिंग वो दे रहे हैं वो कहाँ जाती है, इसके बारे में सुनते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। दुनिया के लोगों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है जनरल साहब कि ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो शुरू किया है ये बहुत जरूरी है, और ये कहाँ तक लेके जाएगी सरकार? ये दोनों के दोनों स्पीचेस ना ही केवल जवानों का मोराल बूस्ट कर रहे हैं, ये दोनों स्पीचेस में राजनाथ जी ने एक तो प्राइम मिनिस्टर का जो 12 मई का जो उनका एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और कई चीजों पर विस्तार में समझा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कल राजनाथ जी ने श्रीनगर में बताया था कि पाकिस्तान को जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने एक आह्वान की थी कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कि आप आइए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको आप जरा संभालिए। ये पहली बार इंडिया नहीं बता रहा है। आज से लगभग कई साल पहले जब 9/11 हुआ था, उस टाइम पर यूएस की ये सबसे बड़ी वरी थी, और जब यूएस की ये सबसे बड़ी परेशानी थी, सारे वेस्टर्न ऑथर्स, एनालिस्ट, लीडर्स सब यही गाते रहते थे हमेशा। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था, आज ये सब भूल चुके हैं, तभी तो जाकर के फिर वापस इनकी इस तरह से मदद करते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राजनाथ जी ने बड़े अच्छे से उन्होंने डेवलप किया। नंबर 1 उन्होंने क्या कहा कि जब पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा 14 करोड़ इनको दिया जा रहा है जैश ए मोहम्मद को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक देश जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी फ्रेजाइल है, इतनी कमजोर है, उसका टैक्स पेयर का पैसा अगर आप टेररिस्ट को रिवाइव करने के लिए कर रहे हो तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि IMF का पैसा आप कहां डालेंगे। एक किस्म से राजनाथ जी अपील कर रहे थे पाकिस्तान की आवाम को। दूसरा, राजनाथ जी समझा रहे थे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मैनेजर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझा रहे थे कि आप कर क्या रहे हो, आप इनडायरेक्टली एक बड़े डूबियस तरीके से आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही सपोर्ट कर रहे हो। जो आपने पूछा कि ये आगे कैसे जाएगा, मेरे ख्याल से जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की टीम बना रहे हैं, जो विभिन्न देश के राजधानियों में जाकर के पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, पहलगाम और अन्य जो हुए हैं उनके बारे में बताएंगे, और पाकिस्तान का जो तरीका है विभिन्न देशों में जो सेंसिटाइज करेंगे। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही तरीका है। ये जो सिचुएशन है, जो डिप्लोमेटिक और
पॉलिटिकल चैलेंज हमारे देश के सामने है, बल्कि पूरे दुनिया के सामने है, उसके बारे में लोगों को समझा। ये बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है इंडिया ने। पब्लिक मेमोरी जैसे आपने कहा छोटी होती है, इस इशू को जिंदा रखना, आई थिंक ये एक एफर्ट उस तरीके पे, और हमारी तो ये इच्छा और ये होप है कि ये बहुत दूर तक जाएगा। आप डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। मेड इन इंडिया बहुत ही एक प्रिय एरिया है आपके पास। ये कितना जरूरी है दुनिया में इज्जत पाने के लिए एज अ डेमोक्रेसी, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो इसके बारे में बताइए कि मेड इन इंडिया आज क्या ये कामयाब रहा है? हमको सक्षम करने में हम सही रास्ते पे हैं? मेक इन इंडिया टू मेड इंडिया मीन्स आप पूरे चीज को डिजाइन इंडिया में कर रहे हैं, डेवलप इंडिया में कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में कर रहे हैं, जो आपको एक एज ए कंट्री जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। डिफेंस में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा महसूस होता है। क्यों? हर एक हथियार जो आप बनाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, चाहे वो एक आर्टिलरी गन सिस्टम हो, चाहे वो एक मिसाइल सिस्टम हो, हर एक का कुछ ना कुछ एक सीक्रेट, उसका एक फॉर्म फैक्टर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, वो रहता है। कितना भी आपका मित्र देश क्यों ना हो, वो आपको फॉर्म फैक्टर नहीं बताते हैं। कुछ उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, वो नहीं बताते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि वो उसका बिल्कुल नर्व सेंटर है, वो अपने पास रखेंगे। जब आप ये खुद बनाते हो, इसकी कैपेबिलिटी आपके पास होती है, उसकी मदद से आप उसको इंप्रूव भी करते हैं, उसको कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो ये जो है आपको असली शक्ति देती है। प्लस इसका और भी है कि आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को बेटर फंड कर सकते हैं फ्यूचर में मॉडर्नाइज करने के लिए, वो सब अपनी जगह। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप आत्मनिर्भर होकर के किसी भी देश के ऊपर में किसी प्रकार का थ्रेट डेवलप होने से आप उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, बगैर किसी के ऊपर डिपेंड करते हुए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जीपीएस जो कि अमेरिका का है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, कल को अगर जीपीएस अमेरिका ऑफ कर दे, फिर हम क्या करेंगे? हमारे सिस्टम सबके सब नाकाम हो जाएंगे। अब ये जो इंडिया अपना ही जो सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है, अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे, किसी के पास हिम्मत नहीं है कि उसको सही समय पर ऑफ कर दें। वो हमारा है, हम उसके ऊपर चलेंगे। तो इस तरह से जो अलग अलग टेक्निकल चीजें हैं, अगर आप आत्मनिर्भर रहेंगे डिफेंस में, तो आप जो हमारी पॉलिसी है हमारे देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उसको एक्चुअलाइज करना, उसको हासिल कर पाना आप तभी कर पाते हैं जब आप मेड इन इंडिया आप कर पाते हैं। जब हम डिप्टी चीफ थे 2015, 16, 17 में, हमने इसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट टाइम ओपनिंग अप टू दी इंडस्ट्री, टू दी एकेडमिया। उसको सपोर्ट करने के लिए हमने आर्मी डिजाइन ब्यूरो क्रिएट किया था। बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स वगैरह भी फर्स्ट क्रिएट किया था हमने। तो उस टाइम पे हम एक बड़ा एग्जॉर्टेशन करते थे, जहां भी जाते थे बात करते थे हर वीकेंड में जाकर के इंडस्ट्री एकेडमिया को कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। रीच आउट करते थे, पीपल वुड कम अप इन लार्ज नंबर्स टू गिव सोल्यूशन। तब हमारा एक फेवरेट लाइन होता था, विन इंडियाज वॉर्स विद इंडियन सोल्यूशंस। अब बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके कि कैसे हमारी ओन इंडियन सिस्टम्स किस तरह से पाकिस्तान हो चाहे किसी भी दुश्मन हो, उसको डील करने के लिए तैयार है। आप इस बार सबने देखा है कितनी ड्रोन्स, कितनी मिसाइल्स, कितने हमारे टारगेट्स के ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश करती रही। एक भी लिटरली उसमें से कामयाब नहीं हुआ, एक का दुक्का इधर उधर छोड़ी, बट बाय एंड लार्ज they were all unsuccessful because of a large number of our own indigenous systems जिनको वो ब्रेक नहीं कर पाए। यही अगर इम्पोर्टेड होता किसी ना किसी से, उसके लीड्स उनके पास में होते। तो इस तरह से जो बैकबोन सिस्टम से आकाश तीज जो हमारा सिस्टम था, वो सब इंडिजिनस थे। ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जब हम एक टाइम आएगा जब हम लगभग 100% इंडिजिनस हो जाएंगे, इमेजिन कितनी शक्तिशाली होगी ये देश। और जो हमारा अभी नया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, दैट एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्यों? ये डिमांड करता है कि आप बहुत हाई लेवल ऑफ रेडीनेस रखें और स्विफ्ट रिटेलिएट कर पाए। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज आत्मनिर्भरता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनरल साहब, ये गर्व की बात है। और आत्मनिर्भरता पे हमारे रक्षा मंत्री ने भी अपने जो भाषण दिया था उसमें चर्चा की थी, तो जाते जाते उसको डेफिनेटली सुनते हैं। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। इसी नोट पे जनरल साहब आपसे हम इजाजत चाहेंगे। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य और रणनीतिक कुशलता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व उप सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साहा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धमन लाल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में